हेलो बच्चों, आज करेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें सीखेंगे बच्चों हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohm. व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बैटरी है। इस बैटरी का ईएमएफ ई कितना गिवन है बच्चों 12 वोल्ट और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कितना गिवन है 0.4 ओम। अब हमसे पूछा गया है इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितनी बाहर निकाली जा सकती है। तो बच्चों करंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस सर्किट को क्लोज करूंगा, ठीक है, और इस तरीके से क्लोज करूंगा। इस सर्किट में इस 0.4 ओम के अलावा दूसरा कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। मेरा कहने का मतलब है ये जो वायर जिसकी मदद से इस सर्किट को क्लोज किया गया है इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा करंट होगी। इतना समझ में आया? तो लिखेंगे बच्चों ओम्स लॉ की मदद से आई मैक्स इक्वल टू ईएमएफ अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। देखना इस पूरे सर्किट में ईएमएफ कितना है ई और रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल आर। तो करंट कैसे निकलेगी? आई मैक्स इक्वल टू ईएमएफ ई अपॉन रेजिस्टेंस आर। कौन सा रूल लगा बच्चों? सीधे सीधे ओम्स लॉ। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 0.4। यानी कि बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120 अपॉन 4, इसका मतलब 30 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट बहेगी वो कितनी बहेगी बच्चों? 30 एम्पियर। इतना समझ में आया? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। तो बच्चों एक बैटरी बनाते हैं जिसका ईएमएफ कितना है बच्चों 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। तो इस बैटरी को एक रजिस्टर आर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर बोला गया है इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में जो करंट है वो कितनी है बच्चों 0.5 एम्पियर, ठीक है। आगे बोला गया है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी कि इस आर की वैल्यू बताओ। समझ में आया? ये एक सर्किट है, इसमें हमें कैपिटल आर की वैल्यू बतानी है। सीधे सीधे बच्चों यहां पे भी क्या लगा लो ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? आई इक्वल्स टू ईएमएफ नेट अपॉन रेजिस्टेंस नेट, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, जो कहो। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस पूरे सर्किट में नेट ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। तो मैं लिखूंगा I इक्वल टू 10 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों R प्लस 3। देखना ये जो 3 ओम है और ये जो R ओम है किसमें? सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों R प्लस 3। इतना समझ में आया? अब I की वैल्यू कितनी की मैंने बच्चों 0.5। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चों 0.5 और लिखो इक्वल टू 10 अपॉन R प्लस 3, यानी कि 0.5 R प्लस 1.5 इक्वल टू 10। इसका मतलब 0.5 R इक्वल टू 8.5 या फिर R की वैल्यू 8.5 अपॉन 0.5 यानी कि 17 ओम। इतना समझ में आया? यानी कि ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर R है इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 17 ओम। अब इसके बाद आगे हमसे पूछा गया बच्चों व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, यानी कि इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज बतानी है। तो बच्चों क्या करो, इस बैटरी के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो और हमें रीडिंग बतानी है इस वोल्ट मीटर की।
तो देखना बच्चों, मैं लिखता हूं टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी। तो देखना बच्चों, ये क्या है, ईएमएफ जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 10 वोल्ट, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम। इस 10 वोल्ट में से या फिर इस ईएमएफ में से इस रेजिस्टेंस आर के वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसको माइनस कर दो, और वही रीडिंग होगी किसकी, इस वोल्ट मीटर की, या फिर वही क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आया? तो मैं लिखता हूं सीधे सीधे बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी इक्वल टू V इक्वल टू ई माइनस आई आर। टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी इज V इक्वल टू ई माइनस आई आर। समझ में आया? इस ईएमएफ ई में से इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है माइनस कर दो, यानी कि 10 में से माइनस करोगे बच्चों 3 इंटू 0.5 को। इतना समझ में आया? यानी कि 10 माइनस 1.5, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों क्या, 8.5 वोल्ट। तो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी समझ में आया? अब बच्चों ये जो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी है, इसको एक तरीके से और कैलकुलेट किया जा सकता है। कौन से तरीके से? बच्चों एक बात बताना, इसका जो ईएमएफ है बैटरी का कितना है 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो यानी कि 10 वोल्ट में से 3 ओम की वजह से जो वोल्टेज गिरी उसको माइनस करा, कितना है 8.5 वोल्ट। अब यही 8.5 वोल्ट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के पास भी तो पहुंचेगी। यही जो 8.5 वोल्ट है वही किसके पास पहुंचेगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के पास। तो बच्चों जो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी है उसे मैं I इंटू कैपिटल आर भी लिख सकता हूं, I इंटू कैपिटल आर, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि 0.5 इंटू 17, और ये भी कितना आएगा बच्चों 8.5 वोल्ट। इतना समझ में आया? या तो ऐसे कर लेना या तो ऐसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी। तो यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व, नोट कर लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बच्चों, क्या है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 raised to the power minus 4 per degree Celsius. इतना समझ आया बच्चों? क्वेश्चन है ये, समझना। 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100 ओम, फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 117 ओम, और हमसे पूछा है कितना रेजिस्टेंस बढ़ा है या फिर फाइनल टेम्परेचर बताओ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के रिलेशन का। मैं लिखता हूं फ्रॉम R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों R क्या होता है, फाइनल रेजिस्टेंस, वो कितना 117, इक्वल टू R नॉट क्या होता है बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस, वो कितना है 100, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 1.70 into 10 raised to the power minus 4, डेल्टा टी वी हैव टू कैलकुलेट। इतना समझ में आया? अब बच्चों 117 अपॉन 100 लिखो, इस 100 को नीचे डिवाइड कर दो, और इक्वल टू 1 प्लस 1.70 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा टी। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे लिखोगे 1.17 इक्वल टू 1 प्लस 1.70 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों 1.17 में से 1 को माइनस कर देना और लिखना इक्वल टू 1.70 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू डेल्टा टी। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों 1.17 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा 0.17, और लिखोगे इक्वल टू
1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू डेल्टा टी। तो बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.17 अपॉन 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना समझ में आया? अब बच्चों कैलकुलेट कर लो, ये इससे कितने टाइम्स आएगा? 10 टाइम्स। ठीक है, अपॉन में क्या लिखोगे? 10। 10 इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा बच्चों? 10⁻³ और ये किसके बराबर आएगा? चेंज इन टेम्परेचर, या फिर हम चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखेंगे? 10⁻³ यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया? अब हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, यानी कि फाइनल रेजिस्टेंस बताओ। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1000 डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना है बच्चों? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे बच्चों TF माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 raised to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? इसका मतलब बच्चों हमें लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है एंड रेजिस्टेंस गिवन है, हमें बताना है रेजिस्टिविटी। तो सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला लगाओ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के रिलेशन का, यानी कि R इक्वल टू रो L बाई ए। इसका मतलब रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। एरिया कितना गिवन है? 6 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड लेंथ कितनी गिवन है बच्चों? 15। बच्चों 15 को जब 5 से कट करोगे कितना आएगा? 3। फिर 6 को बच्चों 3 से कट करोगे कितना आएगा? 2। यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन क्या है। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. देखो बच्चों क्वेश्चन फिर से बहुत 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 आसान है। जो हमने लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस के रिलेशन का, यानी कि R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इस बार बच्चों हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इतना समझ में आया? देखना बच्चों फाइनल टेम्परेचर कितना है? 2.7 हो, तो आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2.7 इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर कितना था बच्चों? 2.1 ओम, तो आर नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2.1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा। अल्फा में कैलकुलेट करना है डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100, इनिशियल कितना था? 27.5, तो क्या लिखोगे बच्चों? 100 माइनस 27.5। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों? इसे नीचे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 2.7 अपॉन 2.1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। 100 से बच्चों 27.5 को माइनस करो, कितना आएगा? 72.5। अब बच्चों इसे 3 से कट करो, देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों 3 9 जा 3 7 जा, तो हम लिखेंगे 9 अपॉन 7 माइनस 1। इस 1 को यहाँ LHS साइड लाया हूं और लिखूंगा इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यानी कि 72.5। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेना। 9 माइनस 7 अपॉन 7, 9 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 72.5 इक्वल टू अल्फा। इतना समझ में आया बच्चों? एलसीएम ले ले यहाँ पे।
और इस 72.5 को नीचे भेज दिया। 9 में से बच्चों 7 को माइनस करोगे कितना आएगा 2 अपॉन लिखोगे 7 इंटू 72.5 इक्वल टू क्या लिखोगे अल्फा। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लो। इसे जब सॉल्व करोगे 2 को तो पहले ऐसे लिखो 72.5 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई कर दो 500 समथिंग आएगा। ठीक है 72.5 इंटू 7 507.5। अब बच्चों 2 से इसको डिवाइड करना ये 0.0039 समथिंग आएगा। देख लेते हैं डिवाइडेड बाई 507.5 वही आया। कितना है बच्चों 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू समझे कैसे निकाली। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाया टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशन का। तो जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना बच्चों क्या है। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉस एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ठीक है which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? आगे की वन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन निक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज 1.70 into 10 raised to the power -4 per degree Celsius। इतना समझ में आया। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह है। यहां पे भी जो रिलेशन लगेगा या फिर फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का। ठीक है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं लिखूंगा R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतना समझ में आया। बच्चों R क्या होता है फाइनल रेजिस्टेंस। बाद में बच्चों जो करंट है वो कितनी हो गई है 2.8 एम्पियर और वोल्टेज सप्लाई कितनी थी 230 वोल्ट। तो जो बाद का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों 230 अपॉन 2.8। समझ में आया। कहां से निकाला ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू V अपॉन आई V अपॉन आई। समझ में आया। अब स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करते हैं R0 को। वो कितना होगा बच्चों 230 अपॉन 3.2 यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। इतना समझ में आया। इनिशियल करंट कितनी थी 3.2 तो 230 अपॉन 3.2। अब क्या करेंगे बच्चों 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 डेल्टा टी हम कैलकुलेट करते हैं। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये 230 आपस में कैंसिल 3.2 को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3.2 अपॉन 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी। इतना समझ में आया बच्चों। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर देना कैंसिल और 4 से कट करो 4 8 जा 4 7 जा। इतना समझ में आया। तो बच्चों 8/7 इक्वल टू 1 प्लस 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी। इतना समझ में आया। अब बच्चों ध्यान देना हम यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर और हमें बाद वाला टेम्परेचर ही बताना है। मतलब जब टेम्परेचर चेंज होने के बाद फाइनल टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ठीक है तो बच्चों डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं। सीधे सीधे बच्चों क्या करोगे 8/7 -1 इक्वल टू 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी। अब बच्चों यहां पर कोई एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे 8 - 7/7 इक्वल टू 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 डेल्टा टी। तो बच्चों ये आएगा 1/7 इंटू 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इक्वल टू डेल्टा टी। समझ में आया।
बच्चों इसको नीचे ले आए। अब बच्चों इसे लिखो 7 इंटू 17 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू डेल्टा टी। इतना समझ आया बच्चों? क्या करा हमने, क्या करा, इस पॉइंट को यहां से यहां लेकर गए और ऊपर क्या लिख दिया 10। ये जो 10 की पावर -4 डिनोमिनेटर में था, इसे कहां लेकर गया, न्यूमरेटर में। अब इसे लिखते हैं बच्चों 10 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 119, 17 इंटू 7 119 इक्वल टू डेल्टा टी। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पे लिखना डेल्टा टी इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 119। अब बच्चों 10 को 119 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आएगा तुम्हारा लगभग लगभग 8.40 आएगा। वैसे एक बार देख लेता हूँ, इंटू 10 की पावर -2 आता है, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 119 सही है। 8.40 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 4। समझ में आया? 10 को 119 से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 840। 10 की पावर -2 10 की पावर 4 कितना बचेगा बच्चों 10 की पावर 2, ठीक है। यानी कि 8.40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 2 या फिर 100 तो कितना आएगा 840। तो बच्चों जो डेल्टा टी की वैल्यू आई वो कितनी है 840 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या बताना है फाइनल टेम्परेचर। तो डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और ये किसके बराबर होगा 840 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल कितना है 27 इक्वल टू क्या लिखेंगे 840। तो बच्चों जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना आ जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। बच्चों ये फिगर हमको गिवन है और हमें बताना है करंट इन ईच ब्रांच। सबसे पहले बच्चों इस फिगर को देखो, इसको देख के चेक करेंगे कि यह वेट स्टोन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है बच्चों 10/5 कितना आएगा 2 एंड 5/10 कितना आ जाएगा बच्चों 1/2। अब 2 1/2 के बराबर तो नहीं होता है, तो यानी कि ये व्हीट स्टोन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे किससे, किरचॉफ की मदद से, ठीक है। अब देखना बच्चों किरचॉफ की मदद से ये कैसे सॉल्व होगा। मान लो बच्चों यहां से ऊपर को जो करंट है वो कितनी है I1 और यहां से नीचे को जो करंट है वो कितनी है I2। इतना समझ में आया? तो यानी कि यहां से जो करंट आई होगी वो कितनी आई होगी I1 प्लस I2। इतना समझ में आया? अब ये I1 ऊपर तो गई, ऊपर से जो नीचे को आई कितनी आई I3, तो यहां को कितनी जाएगी बच्चों I1 माइनस I3। इतना समझ में आया? अब I2 यहां से यहां को आई, I3 यहां से यहां को आई, तो ऊपर को क्या जाएगी I2 प्लस I3। इतना समझ में आया? अब बच्चों I1 माइनस I3 यहां से आई, I2 प्लस I3 यहां से गई, I3 और I3 को ऐड करो क्या हो जाएगी कैंसल, तो नीचे को कितनी आएगी I1 प्लस I2। समझ में आया? यहां से I1 माइनस I3 आई, यहां से I2 प्लस I3 आई, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा I1 प्लस I2, और यही करंट यहां से नीचे को आई होगी। तो बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ गए। अब एक एक करके अलग अलग लूप में किरचॉफ लगाते हैं। सबसे पहले देखना यहाँ पे कितने वेरिएबल है 1 2 3, कितने वेरिएबल 3 I1 I2 I3, तो इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेगी 3। तो सबसे पहले बच्चों लूप लेते हैं ए बी, इसको डी मार्क कर लो, ए बी डी ए। मैं लिखता हूं अप्लाई किरचॉफ रूल, कौन से लूप में ए बी डी ए। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों ए से बी की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ कौन सा रेजिस्टेंस आया 10 ओम, तो बच्चों वोल्टेज कितनी गिरेगी 10 टाइम्स ऑफ I1, और साइन क्या लेंगे नेगेटिव, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं ए से बी और
करंट भी जा रही है ए से बी। फिर बच्चों बी से डी आओ, बी से डी कौन सा रेजिस्टेंस आया 5 ओम और करंट कितनी जा रही है इस ब्रांच में I3, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी बच्चों 5 टाइम्स ऑफ I3 और आगे से साइन क्या आएगा माइनस, क्यों क्योंकि मैं जा रहा हूं बी से डी और करंट भी आ रही है बी से डी। इसके बाद बच्चों डी से ए जाओ, डी से ए कौन सा रेजिस्टेंस आया 5 ओम और करंट कितनी है I2, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा बच्चों 5 टाइम्स ऑफ I2। लेकिन इस बार साइन क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मैं जा रहा हूं डी से ए, डी से ए और करंट आ रही है ए से डी और इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों 0। इतना समझ में आया। अब एक काम करना, इस पूरे इक्वेशन में से 5 को कॉमन ले लेना। अगर 5 को कॉमन लोगे तो क्या आएगा बच्चों -2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखोगे -2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया बच्चों। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट, इतना समझ में आया। अब एक इक्वेशन बनाते हैं बच्चों बी सी डी, बी सी डी ए को, सॉरी बी सी डी बी, ए नहीं आ, बी सी डी बी। मैं लिखता हूं अप्लाई किरचॉफ्स रूल किसमें बी सी डी बी, बी सी डी बी। सबसे पहले बच्चों बी से सी की तरफ मूव करो, बी से सी की तरफ देखना, जब बी से सी की तरफ जा रहे हो कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है 5 ओम और करंट कितनी है I1 माइनस I3, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 5 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3। लेकिन आगे से साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि मैं जा रहा हूं बी से सी और करंट भी आ रही है बी से सी। अब इसके बाद बच्चों जाओगे सी से डी, सी से डी रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और करंट कितनी है I2 प्लस I3, तो बच्चों जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा 10 इंटू I2 प्लस I3। समझ में आया। और इस बार जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों प्लस, क्यों क्योंकि मैं जा रहा हूं सी से डी और करंट आ रही है डी से सी। फिर बच्चों कहां से कहां जाओगे डी से बी, डी से बी रेजिस्टेंस क्या आया 5 ओम और करंट कितनी आई I3, तो वोल्टेज कितनी है बच्चों 5 टाइम्स ऑफ I3। समझ में आया। और इस बार साइन क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं डी से बी और करंट आ रही है बी से डी। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों क्या लिखोगे -5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 10 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। -5 से इधर मल्टीप्लाई करा, 10 से इधर मल्टीप्लाई करा, लास्ट में प्लस 5 I3 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखना 5 I3 10 I3 और 5 I3 इसको जोड़ के कितना आएगा बच्चों 20 I3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब एक काम करना बच्चों, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट करी है यहां से I2 की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो। समझना यहां पर को बच्चों मैं I2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। I2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3। I2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3। इन दोनों को यहां से यहां ले डालो। समझ में आया। अब ये I2 की वैल्यू यहां पे पुट करो और लिखो बच्चों 20 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ I2 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। तो लिखेंगे बच्चों 20 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 20 टाइम्स ऑफ I1। समझ में आया। प्लस 10 टाइम्स ऑफ I3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। अब देखना बच्चों 20 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 10 टाइम्स ऑफ I3 क्या लिखेंगे इसे 30 टाइम्स ऑफ I3। 20 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ I1 क्या आएगा बच्चों प्लस 15 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0।
इतना समझ में आया? 20 प्लस 10 30, 20 माइनस 5 15। तो यानी कि बच्चों 30 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू -15 टाइम्स ऑफ I1, या फिर बच्चों I1 की वैल्यू लिखते हैं -2 टाइम्स ऑफ I3। इतना समझ में आया? तो बच्चों एक इक्वेशन बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई थी ये, अब एक इक्वेशन और बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों इस बार इक्वेशन बनाते हैं बड़े वाले लूप को लेते हुए। मेरा कहने का मतलब है ए बी सी, इस बैटरी को ले लो बच्चों ई, और फिर वापस से ए। तो मैं लिखता हूं अप्लाई किरचॉफ किसमें? ए बी सी ई ए। इतना समझ में आया? तो बच्चों सबसे पहले ए से बी जाओ। अब तुम ए से बी जा रहे हो तो रेजिस्टेंस कितना बच्चों 10, और करंट कितनी I1, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी आएगी 10 टाइम्स ऑफ I1। लेकिन आगे से साइन क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं ए से बी और करंट भी आ रही है ए से बी। इसके बाद बच्चों बी से सी जाओ। बी से सी जब जाओगे बच्चों रेजिस्टेंस कितना है 5, और करंट कितनी है I1 माइनस I3। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो क्या आएगी 5 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I3, और इसका साइन भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं बी से सी और करंट भी आ रही है बी से सी। इसके बाद बच्चों सी से ई आओ। तुम जब सी से ई आओगे तो क्या आएगी रास्ते में? एक बैटरी, और बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आ रहे हो? जब तुम ऐसे करके आओगे बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आओगे? पॉजिटिव। तो इस वजह से यहां पे क्या लिखा जाएगा? +10। इतना समझ में आया? फिर चलो बच्चों ई से ए। अब ई से ए चलोगे तो रास्ते में कौन सा रेजिस्टेंस आया? 10 ओम। ई से ए चलोगे तो रास्ते में कौन सा रेजिस्टेंस आएगा? 10 ओम। और करंट कितनी है? I1 प्लस I2। तो जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो क्या आएगी बच्चों? 10 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। लेकिन आगे से साइन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि मैं चल रहा हूं ई से ए और करंट भी आ रही है ई से ए। और बच्चों इक्वल टू क्या ले लोगे? 0। किरचॉफ लगाना सीख गए? ठीक है, सीखा तो पहले सबने होगा ही, ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने कैसे लगाया ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं -10 टाइम्स ऑफ I1 -5 टाइम्स ऑफ I1 +5 टाइम्स ऑफ I3। समझ में आया? +10 -10 टाइम्स ऑफ I1 -10 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक काम करो, सबसे पहले I1 की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ I3 वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। I1 की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ I3। तो एक काम करते हैं बच्चों, -10 को ऐसे लिखा, फिर I1 की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ I3, फिर -5 को ऐसे लिखा, I1 की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ I3 +5 टाइम्स ऑफ I3 +10, -10 ऐसे लिखा, I1 की वैल्यू -2 टाइम्स ऑफ I3 फिर -10। अब क्या बच्चों? I2 की वैल्यू बच्चों यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है? 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3, और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। इतना समझ में आया? बच्चों हमने I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू पिछली दो इक्वेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब बच्चों सॉल्व करो। ये जो पूरी इक्वेशन है सिर्फ किस में आ गई है? I3 में। तो I3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10 इंटू -2 कितना आएगा? 20, यानी कि 20 टाइम्स ऑफ I3। बच्चों -5 -2 कितना होगा? +10, यानी कि 10 टाइम्स ऑफ I3, प्लस बच्चों 5 टाइम्स ऑफ I3 +10 को ऐसे लिखो बच्चों, -10 इंटू -2 कितना होगा बच्चों? +20, तो लिखोगे 20 टाइम्स ऑफ I3। फिर बच्चों -10 इंटू 2 कितना आएगा? -20 टाइम्स ऑफ I1। फिर क्या लिखोगे बच्चों? -10 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब बच्चों देखो ये क्या है? 20 टाइम्स ऑफ I3, यह है 10 टाइम्स ऑफ I3, यह है 5 टाइम्स ऑफ I3, यह है 20 टाइम्स ऑफ I3, और ये क्या है? -10 टाइम्स ऑफ I3। यहां पर बच्चों एक ये टर्म I1 का भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस I1 की वैल्यू फिर से क्या पुट कर देते हैं? -2 टाइम्स ऑफ I3 पुट कर दो।
तो पहले एक काम करो, यहाँ पे ऐड कर लो 20 प्लस 10 कितना होगा बच्चों 30, 30 में 5 ऐड करो कितना आएगा 35, 35 में बच्चों 20 को ऐड करो कितना आएगा 55, 55 में से बच्चों 10 को माइनस कर दो कितना आएगा 45। तो क्या लिखोगे 45 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 10 माइनस 20 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। अब बच्चों 45 टाइम्स ऑफ I3 को तो ऐसे लिखो, प्लस 10 को भी ऐसे लिखो, माइनस 20 को भी ऐसे लिखो, लेकिन I1 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे बच्चों -2 टाइम्स ऑफ I3। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -2 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब बच्चों 45 टाइम्स ऑफ I3 तो ऐसे रहेगा, प्लस 10 -20 इंटू -2 कितना लिखोगे बच्चों +40, यानी कि +40 टाइम्स ऑफ I3 इक्वल टू 0। बच्चों 45 में 40 को ऐड करो कितना आएगा 85, तो लिखोगे 85 टाइम्स ऑफ I3 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों जो I3 की वैल्यू है वो कितनी होगी -10/85 या फिर -2/17 एम्पियर। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों ये जो 5 ओम है इस पे जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है -2/17 एम्पियर। हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, वो क्यों आ रहा है बच्चों? एक्चुअल में हमने करंट की डायरेक्शन नीचे को ली है, लेकिन रियल में जो करंट बह रही होगी वो ऊपर से नीचे ना बह के नीचे से ऊपर बह रही होगी। हमने करंट की डायरेक्शन नीचे को ली है ना, लेकिन हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो करंट नीचे से कहां को बह रही होगी ऊपर को बह रही होगी। तो अभी तो मैं I3 की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पे क्या पुट करता हूं बच्चों -2/17 एम्पियर। इतना समझ में आया। I3 की वैल्यू कितनी बच्चों -2/17 एम्पियर। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों I1 की वैल्यू कितनी आएगी -2 टाइम्स ऑफ I3। तो यहां पर को जब मैं I1 निकालूंगा वो कितना आएगा -2 टाइम्स ऑफ I3, यानी कि -2 टाइम्स ऑफ 17। इसका मतलब बच्चों ये कितना बहेगा 4/17 एम्पियर। इतना समझ में आया। ये जो करंट ऊपर को जा रही है ये कितनी जाएगी बच्चों 4/17 एम्पियर। अब I2 निकालते हैं बच्चों। देखो I2 क्या है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3, और I2 ये नीचे वाले सर्किट में है। मेरा कहने का मतलब है A से D को जो करंट बह रही है वो क्या है I2, और I2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों? I2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3, 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I3। इतना समझ में आया। तो बच्चों 2 टाइम्स ऑफ I1 की वैल्यू कितनी है? I1 की वैल्यू हमारे पास 4/17 प्लस I3 कितना है बच्चों? I3 है -2/17। तो बच्चों ये कितना आएगा 4 2 8, 8 -2 6/17। इतना समझ में आया। तो बच्चों एक काम करता हूं, मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा रीड्रॉ करके समझा देता हूं, ठीक है? वैसे क्वेश्चन तो समझ गए होगे, ठीक है? यहीं पर को कर लेते हैं। बच्चों ये जो करंट है इसकी वैल्यू कितनी है -2/17 एम्पियर। इतना समझ में आया। जो ऊपर से नीचे को आई, माइनस साइन इस वजह से आ रही है क्योंकि डायग्राम में नीचे को ड्रॉ है, लेकिन एक्चुअल में करंट नीचे से कहां जा रही है ऊपर। अब इसके बाद बच्चों ये -2/17 थी, तो जो I1 थी, I1 तक कितना बच्चों -2 टाइम्स ऑफ I3। तो ये जो आएगा बच्चों सीधे सीधे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4/17 एम्पियर। कितना समझ में आया। अब इसके बाद ये जो I2 आई कितना ही बच्चों 6/17 एम्पियर, और I2 कहां को जा रही थी नीचे को, ये कितनी थी बच्चों 6/17 एम्पियर।
इतना समझ में आया। अब 4/17 ऊपर को गई है, 6/17 नीचे को गई है, तो यानी कि यहां से कितनी करंट आई होगी 10/17। इन दोनों करंट को ऐड कर लेना, और यहां से नीचे भी कितनी गई होगी बच्चों 10/17 एम्पियर। अब एक बात आना, 4/17 एम्पियर कहां को है, यहां को है, और नीचे को कितनी गई है -2/17, तो यहां को कितनी आएगी बच्चों 4/17 माइनस 2/17, यानी कि 6/17 एम्पियर। यानी कि इस ब्रांच में जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है 6/17। अब बच्चों 6/17 यहां से आई, -2/17 यहां से आई, तो यहां को कितनी जाएगी बच्चों 6 - 2 कितना आएगा 4, यानी कि 4/17 एम्पियर। तो बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझे, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे साइन नेगेटिव क्यों आ रहा है। हमने करंट की डायरेक्शन नीचे को शो करी है, लेकिन करंट एक्चुअल में कहां को बह रही होगी, नीचे से ऊपर। इतना समझ में आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्या चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन अपनी सुधारनी पड़ेगी। इतना समझ में आया, नोट कर लिया होगा सबने। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्या है, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by 120 DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? What is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बैटरी है जिसका EMF कितना है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5। इस बैटरी को हमने चार्ज करना है 120 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। तो यानी कि बच्चों अगर इस बैटरी को हमने चार्ज करना है तो करंट की डायरेक्शन इसके पॉजिटिव के अंदर होगी और नेगेटिव से बाहर को होगी। इतना समझ में आया। अब इसे चार्ज करना है किसकी मदद से, 120 वोल्ट की मदद से। तो इस बैटरी को मैं 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट करता हूं, और इस तरीके से कनेक्ट करूंगा 120 वोल्ट से जो करंट बाहर को आएगी वही करंट इस 8 वोल्ट के अंदर जाएगी। समझ में आया। 120 के पॉजिटिव से जो करंट बाहर आएगी वही इस 8 वोल्ट के पॉजिटिव के अंदर जाएगी। अब इस पूरे में एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना है जिसकी वैल्यू कितनी है 15.5 ओम। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमें बताना है इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितनी है। तो टर्मिनल वोल्टेज बताने के लिए सबसे पहले मैं इस सर्किट में करंट पता करूंगा। क्या पता करूंगा, करंट। तो मान लो बच्चों यहां पर को जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है, आई। इस सर्किट में जो करंट बह रही है वो कितनी बह रही है, आई। सीधे सीधे एक काम करो बच्चों, यहां पर को लगा लो ओम्स लॉ, सॉरी क्या लगाओगे, किरचॉफ लॉ। ओम्स लॉ से भी हो सकता है वैसे, ठीक है। नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस करके आसान क्या रहेगा, किरचॉफ लगा लेते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे लिखता हूं बच्चों, बाय किरचॉफ रूल। ठीक है, ए बी सी डी ए बी सी डी ए। तो सबसे पहले बच्चों ए से बी चलो। तुम ए से बी चले, सबसे पहले क्या है बैटरी, और तुम बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकल लो बाहर, नेगेटिव। तो क्या लिखोगे -8। फिर बच्चों आगे जाके एक रेजिस्टेंस आया कि 0.5। तुम चल रहे हो ए से बी और करंट भी आ रही है ए से बी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी 0.5 टाइम्स ऑफ आई, लेकिन उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इतना समझ में आया। फिर बच्चों बी से सी चलो। तुम बी से सी चले, रास्ते में ना तो कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। फिर सी से डी चलो। तुम जब सी से डी चल रहे हो एक रेजिस्टेंस आया क्या 15.5, और करंट की डायरेक्शन भी सी से डी है, तो इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो आएगी -15.5 टाइम्स ऑफ आई। फिर बच्चों आगे जाके एक बैटरी आई और तुम बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकल लो 120, तो यहां पे क्या लिखोगे +120, सॉरी मैं गलत बोला। सी से डी चल रहे हो तो तुम बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर आए, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लिखोगे +120। ठीक है। अब बच्चों डी से कहां जा रहे हो, ए, और डी से कुछ भी नहीं है। अब इस सम का सम, इस सबका सम कितना आएगा बच्चों, =0।
अब 120 में से 8 को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 112। 15.5 में 0.5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 16। तो हम लिखेंगे 12 माइनस 16i इक्वल टू 0, या फिर i की वैल्यू बच्चों 112 अपॉन 16। समझ में, 112 माइनस 16i इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू कितनी आएगी 112 अपॉन 16। तो बच्चों इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना। ये कितना आएगा 7 टाइम्स आएगा, 7 ही आएगा। तो i की वैल्यू कितनी आएगी 7 एम्पियर। यानी कि बच्चों इस पूरे सर्किट में जो करंट बह रही है वो कितनी है 7 एम्पियर। अब हमें क्या बताना है, इस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए मैं इस बैटरी के अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देता हूं और मुझे बतानी है इस वोल्टमीटर की रीडिंग। इतना समझ में आया। एक बात बताना बच्चों, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर। याद है, याद रखना, अगर डिस्चार्जिंग होती तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। लेकिन यहां पे क्या हो रही है चार्जिंग, तो इस वजह से क्या ले रहा हूं V इक्वल टू E प्लस आई आर। सेल में सबने सीखा होगा, ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहां पे यूज कर रहा हूं। तो बच्चों ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट प्लस करंट कितनी है बच्चों 7 और स्मॉल आर कितना है 0.5। तो यानी कि बच्चों 8 प्लस 3.5 यानी कि 11.5 वोल्ट। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और यह है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखना बच्चों क्वेश्चन क्या है, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 raised to the power, बच्चों ये है 28 पर मीटर क्यूब। 8.5 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area cross section of the wire is 2 into 10 raised to the power, बच्चों ये था -6 था शायद, ठीक है, 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन समझना क्या है, हमको निकालना हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर टू इट्स अदर एंड। इसका मतलब बच्चों हमको निकालना समय, और समय निकालने के लिए हम यहां पर कोई यूज करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है बच्चों, I इक्वल टू NEAVD। इतना समझ में आया। तो बच्चों I को तो ऐसे रहने दो, N को भी ऐसे रहने दो, E को भी ऐसे रहने दो, A को भी ऐसे रहने दो, लेकिन ये जो VD है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। तो सीधे सीधे ये जो VD है, यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन टाइम की वैल्यू T रहने दो। इतना समझ में आया। I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू NEA L by T। इतना समझ में आया। I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू NEA L by T। तो यहां से बच्चों जो T का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, NEA L by V, सॉरी I, NEA L by I। अब देखना बच्चों N की वैल्यू कितनी है, 8.5 इंटू 10 की पावर 28। तो पुट करते हैं 8.5 इंटू 10 की पावर 28। E क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो कितना गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू लेंथ कितनी गिवन है बच्चों 3 मीटर। लेंथ कितनी गिवन है 3 मीटर अपॉन आई। आई कितनी है बच्चों 3 एम्पियर।
इतना समझ में आया? वैसे क्वेश्चन समझ गए ना? हमारे पास एक वायर थी ऐसे, इस वायर की जो लेंथ थी कितनी थी? 3 मीटर, और इस वायर में जो करंट चल रही है कितनी चल रही है? 3 एम्पियर। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ड्रिफ्ट करने में कितना समय लेगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद तो बच्चों टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बच्चों 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 17 इंटू 1.6 इंटू, बच्चों ये क्या है? 10⁻28, 10⁻90 इंटू 10⁻6 कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻25। अब बच्चों इसे तो लिख दूंगा मैं 10⁻3। अब बच्चों 17 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1.6 से। मेरे हिसाब से 272 के आसपास बैठेगा, 27.2 शायद, देख लेते हैं। 27.2 इंटू 1.6 कितना है बच्चों? सही आया, यह आया 27.2। 27.2 यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.72 इंटू 10⁻4 सेकेंड। तो बच्चों यहां पे हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।